मॉर्निंग एवरीवन। बीएड फर्स्ट ईयर पेपर है आपका समकालीन भारत व शिक्षा। मैं आपको पढ़ाई थी शिक्षा का सार्वजनिकरण। शिक्षा के सार्वजनिकरण जिसका हम मीनिंग निकाल सकते हैं कि ऐसी शिक्षा जो सभी व्यक्तियों, सभी बालकों, सभी जातियों, सभी धर्म या संपूर्ण भारत देश के व्यक्तियों के लिए एक समान होनी चाहिए। सभी को शिक्षा का अधिकार होना चाहिए शिक्षा प्राप्त करने का। शिक्षा प्राप्त करके सभी व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर रोजगार प्राप्त कर सके और एक अच्छा जीवन यापन कर सके। इस प्रकार शिक्षा का सार्वजनिकरण हमें करने की आवश्यकता थी। चाहे हम कह सकते हैं वर्तमान में भी हो और भी आवश्यकता है कि हम शिक्षा में और सुधार कर सकें। हम इस तरीके से इतने सुधार कर सकें कि जिस तरीके से हम जो हमारे विदेश है या वहाँ के लोग हैं या वहाँ पर जो शिक्षाएं चलती हैं या शिक्षा है, उस तरीके से हम भारत को भी पूर्ण रूप से शिक्षित कर सकें। अभी भी जो भारत देश हमारा पूर्ण रूप से संपूर्ण रूप से शिक्षित नहीं है, उसको संपूर्ण रूप से शिक्षित करने के लिए वर्तमान समय में जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी को कार्य करना है उसको आगे बढ़ाने के लिए कि हम उसको क्या क्या उपाय या क्या काम कर सकते हैं जिससे व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर सके और सभी व्यक्ति शिक्षित हो सके। इसी को दूर करने के लिए मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया था शिक्षा का सार्वजनिकरण का अर्थ, फिर मैंने आपको पढ़ाया महत्व, फिर मैंने आपको पढ़ाई थी बाधाएं कि शिक्षा के सार्वजनिकरण में क्या क्या बाधाएं उत्पन्न हुई है। अब है इन समस्याओं को या बाधाओं को दूर करने के उपाय कि हम सार्वजनिकरण की समस्या को दूर किस तरीके से कर सकते हैं या उसके क्या क्या उपाय हो सकते हैं कि हम शिक्षा के सार्वजनिकरण को या शिक्षा को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। शिक्षा का सार्वजनिकरण करना अनिवार्य हम इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि व्यक्ति जो होता है एक जो जीवन यापन वो करता है, हम ये कहते हैं कि वर्तमान समय में हम कैटेगरी के हिसाब से व्यक्तियों को 3 कैटेगरी में रखते हैं। एक सबसे रिच जो सबसे अमीर होते हैं, एक मिडिल क्लास जो ना रिच है ना बहुत ज़्यादा गरीब है, एक मिडिल क्लास लाइफ जीते हैं। एक लोअर कैटेगरी में होते हैं जो बिल्कुल ही मतलब हम ये कह सकते हैं कि गरीबी में जीवन यापन करते हैं। सरकार ने उनके लिए कई सारे सुविधाएं उपलब्ध करा रखी हैं, कई सारे योजनाएं चला रखी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे व्यक्ति या कुछ ऐसे जातियां हैं जो आज भी हमारे समाज में आगे नहीं बढ़ पा रही है या नहीं बढ़ पाई है। कारण यही है क्योंकि वो शिक्षित नहीं है। जब तक वो शिक्षित नहीं होंगे तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि मजदूरी करेंगे तो शोषण तो होएगा ही होएगा। वो चाहे कितना ही काम करके दे रहे हैं, लेकिन जितना वो कार्य करके दे रहे हैं उतना क्या उनको हम ये कह सकते हैं वेतन मिलता है? नहीं मिल पाता है। जो श्रमिक जो मजद वो हम ये कह सकते हैं जो मालिक होते हैं वो लोग उनका शोषण करते ही करते हैं। हमने पढ़ा था पहले, शोषण भी पढ़ा था हमने असमानता के कारणों में कि असमानता के कारण असमानता के मुद्दे क्या क्या हैं। तो असमानता के मुद्दे में हमने शोषण पढ़ा था कि जो व्यक्ति होते हैं या औद्योगिक मालिक होते हैं वो श्रमिक वर्ग का शोषण करते हैं मजदूरी जब कराते हैं। तो जब वो मजदूरी करते हैं व्यक्ति तो वो उतना ही लिमिटेड कमा पाते हैं कि जिससे वो एक अपना नॉर्मल भी नहीं कह सकते हैं कि बस हाँ ठीक है उनका जीवन चल रहा है। उसके से आगे उठने के लिए या हम ये कह सकते हैं इन्हीं सारी समस्याओं को दूर करने के लिए उन्हें शिक्षित होना जरूरी है। तो शिक्षा में जो भी समस्याएं आ रही थी कि हम शिक्षा को किस तरीके से आगे बढ़ा पाए, सार्वजनिक कर पाए, उनको दूर करने के लिए क्या क्या उपाय होने चाहिए। तो सबसे पहला उपाय है कि अभिभावकों को साक्षरता का महत्व बताया जाए, तथा
उन्हें अपने बालकों को विद्यालय में भेजने के लिए प्रेरित किया जाए। सेकंड है भाषा की समस्या को दूर करने के लिए विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना की जाए। थर्ड पॉइंट है पाठ्यक्रम को यथासंभव स्थानीय वातावरण के अनुकूल बनाया जाए। पहला पॉइंट है अभिभावकों को साक्षरता का महत्व समझाया जाए। ये जो वर्ग है, अभिभावक वर्ग है, अगर वो साक्षर होंगे, वो शिक्षित होंगे या वो साक्षरता का महत्व समझते होंगे तो वो क्या करेंगे, अपने बालकों को विद्यालय में भेजने के लिए या भेजेंगे। जब तक अभिभावक शिक्षित नहीं है या साक्षर नहीं है या साक्षरता का महत्व नहीं समझता है तब तक वो अपने बालकों को विद्यालय में भी नहीं भेज पाएंगे या नहीं भेजेंगे। इसीलिए सबसे पहले हमें प्रेरित किसे करना है, अभिभावकों को प्रेरित करना है कि अभिभावक प्रेरित होएगा तो ही वो अपने बालकों को या बालिकाओं को विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजेगा। दूसरी समस्या भाषा की समस्या। हम देखते हैं भारत देश में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। जब अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं तो कोई व्यक्ति या कोई बालक है अपने जब उसके अभिभावक का ट्रांसफ़र हो जाता है, वो अन्य उसमें राज्य में या आ जाता है, तो जब अन्य राज्य में आता है तब वहाँ पर उसे एक समस्या भाषा की देखने को मिलती है। जब भाषा समझ में नहीं आती है उसे विद्यालय में जाकर, तो वो भाषा ना विद्यालय जाएगा ना बाहर निकलेगा, किसी से बात करना नहीं सही वो समझेगा। तो भाषा की समस्याओं को दूर करने के लिए विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। इसीलिए तो हम देखते हैं कि हमारे को 3 भाषाएं जरूर पढ़ाई जाती है या त्रिभाषा सूत्र के आधार पर हमें शिक्षा दी जाती है। हमने त्रिभाषा सूत्र भी पढ़ा था इससे आगे पहले, जब मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में कक्षा में पढ़ाया था कि त्रिभाषा सूत्र क्या होता है, कि बालकों को त्रिभाषा सूत्र के आधार पर उसकी मातृभाषा, उसकी राष्ट्रीय भाषा और उसकी क्षेत्रीय भाषाओं के आधार पर शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे वो किसी भी जगह पर जाए वो इस समस्या से ऊपर उठकर आगे शिक्षा को बढ़ा सके। फिर पाठ्यक्रम को यथासंभव स्थानीय वातावरण के अनुकूल बनाया जाए, कि जो पाठ्यक्रम है वो स्थानीय वातावरण मतलब वहाँ जैसा भी वातावरण, जैसे हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर है या कई ऐसे हम ये जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, बर्फ़ पड़ती है, वहाँ पर जब विद्यालय की छुट्टियाँ होती है या हम ये कह सकते हैं कि ग्रीष्म अवकाश जो पड़ता है, हमारे यहाँ पर गर्मियों में ग्रीष्म अवकाश पड़ता है, लेकिन कई जगहों पर जब सर्दियाँ अधिक पड़ती हैं, वहाँ पर बर्फ़ पड़ने लगती है, तो उस टाइम में विद्यालयों का अवकाश पड़ता है। तो पाठ्यक्रम जो होना चाहिए स्थानीय वातावरण के अनुकूल होना चाहिए।
फिर फोर्थ पॉइंट है आपका आर्थिक समस्या के हल करने के लिए गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति यूनिफॉर्म व निःशुल्क भोजन दिया जाए। आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिए, क्योंकि प्राचीन समय जब हम शिक्षा को आगे बढ़ाने की बात कर रहे थे उस टाइम पे यही सारी चीज़ें रखी गई थी कि जो बालक गरीब हैं उन बालकों को छात्रवृत्ति प्रदान करी जाए, यूनिफॉर्म प्रदान करी जाए और निःशुल्क भोजन की व्यवस्था भी करी जाए, जिससे विद्यार्थी विद्यालय में आए, अभिभावक भी विद्यालय में अपने बालकों या बालिकाओं को भेजें और वो इन सभी चीज़ों का लाभ उठा सके। फिर है फिफ्थ पॉइंट विद्यालय में स्व अल्पाहार की योजना भी आवश्यक है। तो उस टाइम पे जब ये बात कही गई थी इस समस्या को दूर करने के लिए, तो जो मिड डे मील की योजना है वो भी इसमें लागू करी गई थी। मतलब उस टाइम पे सजेशन दिया गया था कि स्व अल्पाहार की योजना भी विद्यालयों में लागू करनी चाहिए। फिर सिक्स्थ पॉइंट है विद्यालय में समुचित मनोरंजन व पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? विद्यालय में समुचित मनोरंजन और पाठ्य सहगामी क्रियाओं का भी आयोजन करना चाहिए, जिससे विद्यार्थी उसकी तरफ आकर्षित होंगे तो वो विद्यालय में आना पसंद करेंगे। जैसे हम कहते हैं ना कि विद्यार्थी को सीखने के लिए, सिखाने के लिए उसको पृष्ठ पोषण देना अनिवार्य है। तो पृष्ठ पोषण जब मिलेगा बालक को तो वो उससे क्या होएगा? प्रोत्साहित होएगा और जब प्रोत्साहित होएगा तो वो आगे बढ़ने की कोशिश जरूर करेगा। फिर है आपका नेक्स्ट 7th पॉइंट विद्यालय का वातावरण शांतिमय सुखद व आकर्षक होना चाहिए। मतलब विद्यालय का वातावरण जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए? शांतिमय होना चाहिए, शांति हो, सुगत होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, खुशी देने वाला होना चाहिए और आकर्षक होना चाहिए। हम देखते हैं ना प्राइवेट स्कूल्स बहुत अच्छी बनी हुई होती है, गवर्नमेंट स्कूल इतनी अच्छी नहीं होती, बट ये कुछ जगह पे स्थिति है जहाँ पर ये चीज़ अच्छी नहीं होती है। लेकिन बहुत जगह ऐसी स्थिति है जहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल का वातावरण
भी बहुत इस तरीके की वो बिल्डिंग बनी हुई है और वहाँ पर इस तरीके की हरियाली भी उपलब्ध करा रही है कि वो भी बहुत आकर्षक लगती है। तो विद्यालय का वातावरण इस तरीके का होना चाहिए कि विद्यार्थी उसकी ओर आकर्षित हो सके। 8 पॉइंट है जन जातियों के लिए आवश्यक जनजातियों के लिए आवश्यक विद्यालयों की स्थापना की जाए मुख्य रूप से दुर्गम स्थलों पर, मतलब ऐसे स्थल या ऐसी जगह जनजातियों के लिए आवश्यक विद्यालयों की स्थापना की जाए। ऐसे विद्यालय खोले जाए जहाँ पर ये जाकर अपना अध्ययन ग्रहण कर सके या अध्ययन कर सके। मुख्य रूप से कैसी जगह पर सारे विद्यालय खोले जाए? दुर्गम स्थलों पर। हम देखते हैं ना, हम आदिवासी क्षेत्र जो देखते हैं, तो आदिवासी क्षेत्रों में क्या होता है, हम चाहे उदयपुर वाला इलाका ही ले लें, उदयपुर है, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, वहाँ पर अब स्थिति सुधर गई है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति है, बहुत लोग पढ़े लिखे हैं वहाँ पर, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़े लिखे, लेकिन जो उस टाइम पे स्थिति थी कि वहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र थे, पहाड़ी क्षेत्रों में विद्यालय को खोलना एक बहुत, हम ये कह सकते हैं, कठिनाई का काम था, विद्यालय बनाना ही कठिनाई का काम था। तो ऐसे हम जगह जो होती है कि ऐसे दुर्गम स्थल है जहाँ पर बालक ऐसे दूर दूर क्षेत्रों में रहते हैं कि वो विद्यालय तक आना नहीं सही समझते हैं, विद्यालय तक नहीं आ सकते हैं। तो उन बालकों के लिए दुर्गम स्थलों पर भी विद्यालय खोले जाने चाहिए थे और खोले भी गए हैं। प्राथमिक विद्यालय तो बहुत ऐसे खोले गए हैं जो बहुत, मतलब हम ये कह सकते हैं उनकी दूरी निर्धारित कर दी गई है प्राथमिक विद्यालयों की, तो कि 5 किलोमीटर या 3 किलोमीटर के दायरे में ही एक प्राथमिक विद्यालय होना अनिवार्य है उस गांव में। तो ये स्थिति जब बनी है, ये नियम, ये योजनाएं जब बनी, उस टाइम पे दुर्गम स्थलों पर भी विद्यालयों को खोला गया था। 9 पॉइंट है समय विभाग चक्र का निर्माण स्थानीय वातावरण को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। और लास्ट पॉइंट है 10 पॉइंट, पूर्ण शिक्षा की व्यवस्था सरकार द्वारा की जानी चाहिए। समय विभाग चक्र का निर्माण स्थानीय वातावरण को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए, क्योंकि समय विभाग चक्र इस तरीके से बनाना चाहिए कि वहाँ का जैसे स्थानीय वातावरण है उसके आधार पर वहाँ का विद्यालय भी चल सके। विद्यालय वहाँ का उसी वातावरण के आधार पर चलेगा तो विद्यार्थी विद्यालय में आएंगे ही आएंगे। और पूर्ण शिक्षा, इस शिक्षा को हम ये कह सकते हैं कि सरकार द्वारा, अब सरकार इस व्यवस्था को चला रही है वर्तमान समय में कि सभी व्यक्तियों को शिक्षित करने के लिए कोशिश करती है। तो हम देखते हैं रात्रिकालीन जो विद्यालय चलते हैं, ऐसे लोगों के लिए जो विद्यालय में नहीं जा सकते हैं क्योंकि उनकी आयु ज़्यादा हो गई है या वो काम धंधों पे लगे हुए हैं, अपना परिवार का जीवन यापन कर रहे हैं, तो इस कारण से उनके लिए ये शिक्षा लागू करी गई है। इस तरह पूर्ण शिक्षा को की योजना रखी गई है। पहले नहीं थी ये, अब ये वर्तमान समय में धीरे धीरे चलने लग गई है।
और सभी ऐसे विद्यालय या दूर स्थित विद्यालय भी खोले गए हैं कि कोई भी व्यक्ति अपनी शिक्षा को पूरी कर सकता है कार्य को करते हुए भी। ऐसा नहीं है कि उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए उस कार्य को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आधे कई सारे व्यक्तियों के सामने तो यही समस्या रहती थी कि हमें अगर हम पढ़ने के लिए चले जाएंगे तो हमें हमारा कार्य को छोड़ना पड़ेगा, और जब हम कार्य छोड़ देंगे, जब हमारे पास पैसे ही नहीं आएंगे, वेतन ही नहीं आएगा, तो हम किस तरीके से उस खाने को खाएंगे, हम किस तरीके से रहेंगे, हमारा जीवन यापन किस तरीके से करेंगे। तो इसी कारण से इस शिक्षा को महत्व दिया गया। आज आपका गृह कार्य प्रश्न है, शिक्षा के सार्वजनिकरण को परिभाषित करते हुए इसको आगे बढ़ाने के उपाय बताइए। ये आपका गृह कार्य प्रश्न है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर जाए मास्क लगा के जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। थैंक यू।